हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पावर सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉल्ट एनालिसिस वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग मशीन्स मुझसे पढ़ चुके हैं, तो अभी मशीन्स को थोड़ा सा रोक के हम लोग फॉल्ट एनालिसिस देखने वाले हैं। और फॉल्ट एनालिसिस जो टॉपिक है वो अपने आप में पावर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कई बार ऐसा होता है कि पावर सिस्टम का जो 40 से 50% तक का वेटेज, मतलब 40% तो अकेले फॉल्ट एनालिसिस ही ले लेता है। ठीक, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 6-7 घंटे के अंदर 7 आवर्स मैक्सिमम इस टॉपिक को हम लोग कवर कर सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं है कि कौन कितना पढ़ाता है, कितने घंटे का लेक्चर, बट मुझे ऐसा पूरा पता है कि अगर हम 7 घंटे 6 से 7 घंटे इसको दे दिए तो इससे ऐसा कोई शायद ही कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जो हम लोग इससे सॉल्व ना कर पाएँ। तो उसके पहले प्री रिक्विजिट ये है कि आप लोग जो पावर सिस्टम का पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया था, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कितने तरीके के होते हैं? सिंपल सी बात है, कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर फॉल्ट होगा तो वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो ओपन सर्किट या तो शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट फॉल्ट्स की स्टडी हम लोग जल्दी नहीं करते हैं। वो होते क्यों हैं? ओपन सर्किट का फॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि ऐसे 3 वायर गए हैं मान लो, ठीक, अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया या कुछ हो गया, उसका डाइलेक्ट्रिक बैकग्राउंड हो गया, वो ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। ठीक, तो ऐसे फॉल्ट्स जनरली नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स फ्रेम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ओपन सर्किट फॉल्ट्स हमारे लिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इससे होगा क्या एक्चुअली कि ओपन सर्किट जब 3 लाइन जा रही हैं, मान लो 3 फेस है, 3 फेस ट्रांसमिशन हो रहा है, तो अगर करंट किसी वायर में फ्लो होनी बंद हो गई, ठीक, तो उससे होगा क्या कि उसका तुरंत इलेक्ट्रिकल पावर कम होगा, जिसके वजह से मतलब जो आउटपुट में पावर मिल रहा था इलेक्ट्रिकल वो कम हो जाएगा। उससे उसकी फ्रीक्वेंसी पे असर पड़ेगा कि जो हम इनपुट दे रहे थे अल्टरनेटर को वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर जो मिल रहा था वो कम हो गया, तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दूसरा फॉल्ट जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या है कि एक करंट फ्लो होती है, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट करंट। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं कि फॉल्ट करंट कैसे निकाला जाता है और उससे रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं। तो फॉल्ट्स को 2 टाइप्स में, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो 2 टाइप्स में होते हैं, एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स और एक सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो पहले हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट देखने वाले हैं आज। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब ये है कि एक फेज़ का जो इफ़ेक्ट है, जैसे एक फेज़ में फॉल्ट हुआ या 2 फेज़ में फॉल्ट हुआ, वो फॉल्ट सिमेट्रिकल नहीं है, वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो तीनों फेजेस में बराबर बराबर नहीं है। तो ऐसे हम लोग फॉल्ट्स को कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो इसमें आता क्या क्या है? इसमें पहला एलजी फॉल्ट, इसमें एक लाइन ग्राउंड से अटैच हो जाती है। दूसरा एलएलजी फॉल्ट, तीसरा एलएल फॉल्ट। ठीक, इसमें ग्राउंड इन्वॉल्व है, इसमें ग्राउंड इन्वॉल्व है, इसमें ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में शायद 2 फॉल्ट हम लोग कवर कर लेंगे, फिर बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी जो एलएल फॉल्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ कि अगर मान लो ये 3 फेज स्टार कनेक्टेड हैं, ठीक। अब इसमें जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ वो हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस होता है, मतलब ईएमएफ में कभी भी हार्मोनिक्स नहीं होगी। हम लोग ऐसा कंडीशन मानते हैं कि जो ईएमएफ डेवलप हुआ, जो ईएमएफ अल्टरनेटर से डेवलप हुआ, वो हमेशा पॉजिटिव सीक्वेंस होगा। तो इसको हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, ईएमएफ को कभी भी हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में ब्रेक नहीं करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन रिएक्टेंस,
रिएक्टेंस तीनों के होंगे, चाहे पॉजिटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे ज़ीरो का हो, रिएक्टेंस तीनों की वजह से होता है। लेकिन ईएमएफ जो आता है, अल्टरनेटर का ईएमएफ जो जनरेट हुआ है वो केवल पॉजिटिव होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एलजी फॉल्ट हुआ। ठीक, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंडिंग इम्पिडेंस है। ठीक, ग्राउंडिंग इम्पिडेंस जेडएफ, जिसको हम लोग फॉल्ट इम्पिडेंस भी बोल देते हैं, ये ग्राउंड हो गया। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए, ये यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट हो गया और ये यहाँ पे ग्राउंड से न्यूट्रल तो कनेक्ट है ही। तो इसका अगर हम लोग सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करें, सीक्वेंस नेटवर्क, क्योंकि अब देखो इसका सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जो फॉल्ट हुआ वो सिर्फ ए फेज़ में है, इसको हम बोलते हैं ए फेज़, ए बी और ये सी, तो केवल ए फेज़ में है। लेकिन इसको हम ऐसा इसको ब्रेक करना चाहते हैं कि ये तीन पार्ट्स में हो जाए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक ज़ीरो। और उससे होगा क्या कि हम लोग की स्टडी करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो ए में करंट फ्लो होगी वही उसी का करस्पॉन्डिंग बी में होगा, उसी का सी में होगा। अभी क्या है, जो भी स्टडी हो रही है सिर्फ ए में हो रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। पहले पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस। तो मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव सीक्वेंस का केवल ईएमएफ होगा, ईएमएफ हुआ और ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया, इसको हम बोल दिए x1, ये v1 और ये ऐसे। ठीक, तो ये हो गया अपना पॉजिटिव सीक्वेंस, जिसमें क्या आया, केवल हमको इस फेज़ का निकाल रहे थे तो यहाँ पे ईएमएफ आ गया। ठीक, ये प्राइमरी मतलब पॉजिटिव रिएक्टेंस हो गया और फिर बाद में हमने उसको ऐसे न्यूट्रल दिखा दिया। दूसरा देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सीक्वेंस। फिर बता रहे हैं कि हमने इसको ब्रेक क्यों किया। पॉजिटिव सीक्वेंस मतलब फॉल्ट को जो भी कंडीशन थी उसको तीन पार्ट्स में मैंने ब्रेक कर दिया। इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है पहले लेक्चर में, अगर आप लोग डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप लोग पहला लेक्चर जाके देख सकते हैं। क्योंकि अभी क्या था, इफेक्ट जो आ रहा था वो केवल एक फेज़ पे आ रहा था। हम चाहते हैं कि हम जो स्टडी करें वो तीनों फेज़ की बराबरी करें। ठीक, क्योंकि जब तीनों फेज़ सिमेट्रिकल होंगे, ये हुआ है इसका नाम अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इसको हम तीन सिमेट्रिकल पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। ठीक है, जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आया है उसको हम तीन सिमेट्रिकल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो उसका पॉजिटिव सीक्वेंस ये हो गया, नेगेटिव सीक्वेंस क्या होगा, ये हो गया x2 ऐसे, ये हो गया न्यूट्रल। ठीक, और ज़ीरो सीक्वेंस हम लिख देते हैं, ज़ीरो सीक्वेंस, ज़ीरो सीक्वेंस। तो ठीक है, तो अभी तक क्या था कि यहाँ पे इसको हमने मान लिया था कि ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे A1 फ्लो हो रहा है, IA1, यहाँ पे IB1, ये IC1। नेगेटिव में हम क्या माने, नेगेटिव में हम माने ये IA2, ये IC2 और ये IB2। और क्योंकि ये सब सिमेट्रिकल हैं, ठीक, तो इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, इसलिए IN जो होगा वो ज़ीरो होगा। यहाँ पे केस में रिजल्टेंट करंट ज़ीरो, IN ज़ीरो और यहाँ पे भी IN ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो सीक्वेंस में क्या होगा कि हर फेज़ की करंट ऐड हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो न्यूट्रल में कितनी करंट जाएगी, न्यूट्रल में जाएगी 6 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है 2 2 2, मान लेते हैं 2 2 2 है, तो उसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो सारी करंट फेज़र, क्योंकि 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है हर, तो उसका रिजल्टेंट ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो सीक्वेंस में वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो इसलिए सभी एक फेज़ में है। ठीक, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं इस बात को। तो यहाँ पे जो करंट होगा, जैसे ये मान लो IA 0 है, ये कितना है IB 0 IC 0 मान लेते हैं, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी माने यहाँ पे, और ये IB 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IA 0 इंटू 3 टाइम्स, ठीक, या IB 0 इंटू 3 टाइम्स, या IC 0 इंटू 3 टाइम्स। IA 0 इंटू 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल करंट। ठीक, अब हमको केवल फेज़ ए के बारे में देखना है। अगर हमको, अभी तक हमने क्या बनाया, ए फेज़ का पॉजिटिव सीक्वेंस बना दिए, ए फेज़ का नेगेटिव सीक्वेंस बना दिए। अब हमको ए फेज़ का ज़ीरो सीक्वेंस बनाना है। तो ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं रिएक्टेंस है X0। ठीक, ये रिएक्टेंस कितना है X0। यहाँ पे मान लेते हैं करंट फ्लो हो रही है IA0। ठीक, करंट फ्लो हो रही है IA0। ये अपना न्यूट्रल पॉइंट है। अभी तक न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि न्यूट्रल अलग था और ग्राउंड अलग था, इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही थी। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है न्यूट्रल में, 3A0। तो न्यूट्रल करंट हो गई 3IA0। लेकिन यहाँ पे हम तो बता नहीं सकते, हमको सिर्फ ये ड्रॉप से मतलब है। तो यहाँ पे जो इम्पिडेंस आएगा, क्योंकि अगर हम एक फेज़ की बात करेंगे तो एक फेज़ में तो IA0 ही फ्लो होगी ना, तो अभी तो हम एक फेज़ का बना रहे हैं, लेकिन ये ड्रॉप कितना होगा, ये ड्रॉप होगा 3IA0 इंटू ZN, जो यहाँ का इम्पिडेंस होगा। तो इसको हम इम्पिडेंस को, नेट इम्पिडेंस जो आ जाएगा वो 3ZN आ जाएगा, ये हो जाएगा ग्राउंड। ठीक, तो इसको ज़रा समझने वाली बात है, हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बना रहे हैं। तो यहाँ का रिएक्टेंस ये हो गया, यहाँ पे करंट IA0 हो गई, लेकिन इसका जो ड्रॉप है, इसका ड्रॉप कितना है, ये मान लो ग्राउंड है, ये है ग्राउंड, तो इसका ड्रॉप है 3IA0 इंटू ZN या ZF, जो भी बोल सकते हैं, ZF, 3IA0 इंटू ZF, इसको ZN बोल देते हैं, न्यूट्रल टू ग्राउंड रिएक्टेंस इम्पिडेंस। ठीक, तो इसका ड्रॉप हो गया 3, यहाँ पे, अब यहाँ पे भी करंट कितनी फ्लो हो रही है, IA0, लेकिन ड्रॉप कितना हो गया 3ZN इंटू IA0, इसलिए ये डायग्राम जो हो गया, ये कौन सा हो गया, ज़ीरो सीक्वेंस डायग्राम। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं LG फॉल्ट पे। ठीक, इसको जस्ट देख के नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं LG फॉल्ट में फॉल्ट करंट कैसे निकाल सकते हैं। तो पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, और ज़ीरो सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, वो हम लोग अभी तक देखें। अब देखते हैं पर्टिकुलर एक केस में जब फॉल्ट कौन सा हो, LG फॉल्ट हो। LG फॉल्ट, तो यहाँ पे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर हमको फेज़ करंट से, जैसे यहाँ पे मान लो IA फ्लो हो रही है, यहाँ पे IB, यहाँ पे IC, उससे अगर हमको एक फेज़ का पॉजिटिव सीक्वेंस या नेगेटिव सीक्वेंस या ज़ीरो सीक्वेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला था IA0, IA1, IA2 इज इक्वल टू 1/3 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, और ये था IA IB IC। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला था कि अगर IA हमको निकालना हो और ये सारे गिवन हो तो, ठीक है, तो वो फॉर्मूला मेमोराइज रहना चाहिए
तो यहाँ पे देखते हैं कि मान लो ए फेज़ में फॉल्ट हुआ, ठीक, ए फेज़ जो है वो ग्राउंड से टच हो गया, तो यहाँ पे होगा क्या कि इसी जो ए फेज़ की करंट होगी वही फॉल्ट करंट भी होगी। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, आई बी हो गया 0, आई सी हो गया 0, ठीक, इन दोनों में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसको वो लोग भी देखें जो केवल आरजीपी मतलब केवल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का पार्ट है तो उनके लिए थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उनके लिए लास्ट का जो निकल के आ रहा है फॉर्मूला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये 0 हो गया, आई सी 0, आई बी 0 और आई ए हो गया आई एफ के बराबर। आई ए कितना हो गया, आई एफ के बराबर। ये फेज ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, पहले कोई भी लोड नहीं लगा था, मतलब आइडियल कंडीशन थी, सब कुछ रुका हुआ था, कोई लोडिंग नहीं थी। यहाँ पे ईएमएफ था आई ई ए, ये ई बी, ये ई सी, और कोई भी लोडिंग नहीं थी। उसके बाद एक फेज क्या हुआ, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। फिर हुआ क्या कि वही जो उस फेज की करंट होगी, वही करंट तुम्हारी ये फॉल्ट करंट भी होगी। तो देख लेते हैं फॉल्ट करंट होगा कितना। इसको पहले ब्रेक करते हैं। तो IA1, IA0, IA1, IA2, ये हो गया 1/3, 1 1 1 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा। अब IA कितना है, IF, IA कितना है, IF, और बाकी करंट्स कितनी है, 0, बाकी करंट्स है 0। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, IA0 इज इक्वल टू 1/3 IF, IA1 इज इक्वल टू 1/3 IF, IA2 इज इक्वल टू 1/3 IF, ठीक। ये क्लियर है, मतलब तीनों अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, IF निकल आएगा। मतलब एक कंपोनेंट क्या आ रहा है, IF का 1/3 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि 3 × IA0 इज इक्वल टू IF, ठीक। और वो कोई बड़ी बात है भी नहीं, या इसके बराबर भी कर सकते हैं, इसके बराबर भी कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट डायग्राम से भी देख सकते हैं कि अगर फॉल्ट करंट फ्लो होगी तो वो वाली करंट तो यही होगी ना जो न्यूट्रल से ग्राउंड में जाएगी, ठीक। तो इसमें 1 वाला कंपोनेंट जाता नहीं है, पॉजिटिव सीक्वेंस इसमें फ्लो होता नहीं है, नेगेटिव सीक्वेंस इसमें फ्लो होता नहीं है। इसमें फ्लो कितना होता है, 0 सीक्वेंस, और 0 सीक्वेंस होता है इसका 0 सीक्वेंस का 3 टाइम्स। इसका 0 सीक्वेंस ऐड होगा, इसका 0 सीक्वेंस ऐड होगा, इसका 0 सीक्वेंस ऐड होगा, और वो इसमें फ्लो होगा। तो अगर कभी भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है और ग्राउंड वाला पार्ट इन्वॉल्व है, ऐसे ये ग्राउंड है ना, मतलब न्यूट्रल से ग्राउंड में करंट फ्लो हो रही है, तो हमेशा यही कंडीशन आएगी, 3I0 इज इक्वल टू IF। अब इससे दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज निकालना चाहें इसका, पहले ए फेज़ का, तो VA कितना होगा, VA होगा 0, VA 0 होगा। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं बता सकता हूँ, इसको स्किप भी किया जा सकता है क्योंकि इसका एज सच कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। VA1 हमको मेन हमारा एम्फेसिस फॉल्ट करंट निकालने पे ही है, लेकिन VA0, VA2 प्लस VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 इज इक्वल टू 0। हमको पता है कि इसका समेशन जो आएगा तीनों का वो 0 आएगा, लेकिन अगर हम सिमेट्रिकली इसको ब्रेक करेंगे तो हो सकता है कि ये 0 ना आए, ये 0 ना आए, ये 0 ना आए, लेकिन तीनों का समेशन कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो कई बार गेट में ऐसा पूछा है
कि हमको ये वाला कुछ दे देगा वोल्टेज, ये कुछ दे देगा वोल्टेज और ये कुछ दे देगा वोल्टेज, लेकिन तीनों को अगर सम कर देंगे तो वो कितना आ जाता है, वो 0 के बराबर आ जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा ये रहता है कि बताओ ये कौन सा फॉल्ट है, ये LG फॉल्ट है, LLG फॉल्ट है या डबल L फॉल्ट है। ठीक, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखनी है कि अगर एक सीक्वेंस वोल्टेज सबके समेशन 0 हो रहा है तो वो कौन सा फॉल्ट है, LG फॉल्ट है। तो यहाँ से अगर हमको वोल्टेज गिवन है तो इस चीज़ से हम लोग समझ जाएंगे ये फॉल्ट कौन सा है, LG फॉल्ट। ठीक, अब दूसरी चीज़ इसका डायग्राम, लास्ट चीज़ जो है इसका डायग्राम क्या होगा। ठीक, तो ये अगर नोट डाउन है तो मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका डायग्राम क्या होगा, तो सभी फेजेस में हमको पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम पता है, नेगेटिव सीक्वेंस डायग्राम पता है और ज़ीरो सीक्वेंस डायग्राम भी पता है, और सब में करंट क्या हो रही है, सेम फ्लो हो रही है। सेम करंट कब फ्लो होती है, जब सभी चीज़ें सीरीज़ में रहती हैं। तो LG फॉल्ट का जो डायग्राम मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक, पहला कौन सा है, ज़ीरो सीक्वेंस, ये EA, ये हो गया X1। ठीक, ये X2 और ये X0। और अगर ये वाला इम्पिडेंस लगा है तो कितना हो जाएगा, इम्पिडेंस ही मान लेते हैं, रिएक्टेंस ना मान के, 3 × Zn। और ये होगा ग्राउंड, ये होगा न्यूट्रल और ये होगा ग्राउंड। ठीक, तो सारे सीक्वेंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। सारे सीक्वेंस क्या हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ये करंट हो गई IA1, ये करंट हो गई IA2 और ये करंट हो गई IA0, और सभी इक्वल हैं। ठीक, सभी इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि IA0 कितना हुआ, ये कितना हुआ, IA0 हुआ EA/X1 + X2 + X0 + 3 × Xn। ठीक, और इसको अगर फॉल्ट करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IF = 3 × EA/X1 + X2 + X0 + 3 × Xn। ये Xn कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये इस केस में मैंने Xn ले लिया है, लेकिन ये अगर इम्पिडेंस होगा तो Rn + Xn हो जाएगा, अगर केवल रिएक्टेंस है तो Xn हो जाएगा। ठीक, तो फॉल्ट करंट का फॉर्मूला ये आ गया। तो पहली चीज़ हमने स्टार्ट कहाँ से किया, पहली चीज़ तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, इतना पार्ट पॉजिटिव सीक्वेंस का डायग्राम है, इतना पार्ट नेगेटिव सीक्वेंस का डायग्राम है, और ये पार्ट जो है वो ज़ीरो सीक्वेंस का डायग्राम है। और ये केवल ऑल्टरनेटर की बात है ना, अभी जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं सिर्फ ऑल्टरनेटर के रिस्पेक्ट में किए हैं। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस सबके लिए होता है। ठीक, ये सिर्फ अल्टरनेटर के लिए है। तो ये पूरा डायग्राम हो गया, और ये हो गया LG फॉल्ट, ये हो गया फॉल्ट करंट। ठीक, तो अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो बता देते हैं। हमको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। ठीक, ये भी हमको गिवन होगा, और हमसे पूछा जाएगा कि फॉल्ट करंट कितनी हुई। तो इस फॉर्मूले से हम लोग ये सारा कुछ निकाल सकते हैं, फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉल्ट करंट आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया अपना LG फॉल्ट।